पिछली क्लास में अपने बात की थी कि जो पराविद्युत पदार्थ है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से भरा हो। ठीक है, आज अपने बात करेंगे भी जब पराविद्युत जो पदार्थ है, ठीक है, वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है, यानी कुछ भाग भरा हो, बाकी क्या हो, खाली हो। जैसे मैंने मान लिया ये अपने पास जो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों की मध्य की दूरी थी स्मॉल डी। ठीक है, जिसपे एक पे प्लस था और एक पे क्या था, माइनस डी। अगर मैं इसके अंदर बात करूं भी अंशतः भरा हुआ है, अंशतः भरे होने का मतलब मैंने इसके अंदर बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ भर दिया, वो इसके पास हो सकता है, इसके पास किधर भी हो सकता है, जिसका पराविद्युत कितना है एप्सिलॉन आर और उसकी मोटाई कितनी है टी। यानी अंशतः भरे होने का मतलब मैंने जो पराविद्युत पदार्थ भरा है वो प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से नहीं है, उसका छोटा सा क्या हिस्सा है, कितनी मोटाई का, टी मोटाई का। तो यहाँ पे अगर अपने धारिता की बात करें इसकी, तो जिस टाइप से अपने पिछले वाला डेरिवेशन किया था, V निकाला था जिसको लिखा था E गुना डी। ठीक है, लेकिन अगर मैं V की बात करूं तो यहाँ पे V जो है विभव, उसको अपने लिखते हैं W बटे Q। यानी अगर मैं W का वैल्यू बदल दूं, यानी कार्य का वैल्यू अगर बदल दूं तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अपने कार्य का बदलाव देखो, अगर मैं इस प्लेट से यहां से इतनी दूरी में गति करूं तो इतनी दूरी में सिर्फ हवा है, और उसके आगे अगर देखूं तो टी दूरी तक क्या है, पराविद्युत पदार्थ, उसके आगे वापस क्या है, हवा। यानी अगर मैं दोनों प्लेटों के मध्य देखूं तो मेरे हिसाब से दो माध्यम आ रहे हैं, एक तो एप्सिलॉन आर का, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, मोटाई कितनी का, टी का, जिसका पराविद्युत कितना है एप्सिलॉन है आर। इसके आधार पे अपने ये बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं भी ये टी मोटाई तक है, डी दूरी तक है, तो यहाँ पे दो कार्य हो सकते हैं। यानी मुझे अगर कुल कार्य लिखना है तो उसके लिए मुझे कार्य के कितने टुकड़े लिखने पड़ेंगे, दो, और अगर कार्य दो हो सकते हैं तो इसका मतलब विभव भी कितने आएंगे, दो। इसलिए अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य में कुल विभव की बात करूं तो V हो सकता है, एक तो V किसके लिए, हवा के लिए, और दूसरा V किसके लिए, एप्सिलॉन है आर के। ठीक है, यानी यहाँ पे जो कुल V है, कुल V के कितने टुकड़े होंगे, दो। एक तो किसके लिए, हवा के लिए जो शेष भाग बची है, और दूसरा किसके लिए, माध्यम के लिए, जो कितना है एप्सिलॉन है आर। तो अपने V को क्या लिखते हैं, E इंटू डी। तो अगर इस E की बात करूं, किसके लिए बात कर रहा हूं, हवा के लिए, तो हवा के लिए मैंने E लिखा, और E गुणा जो D लिखते हैं तो D क्या आती है, उसकी दूरी तो आती है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो हवा कितनी मोटाई में, हवा है D माइनस टी में, तो ये टोटल D है, उसमें से T अगर माध्यम है तो बची हुई क्या सारी हवा, तो इसको लिख सकता हूँ D माइनस टी। प्लस में अगर मैं इस V की बात करूं जो किसके लिए है, पराविद्युतांक के लिए, तो माध्यम के लिए है, तो माध्यम के अंदर E का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मैंने लिख दिया इसको E डैश, जो किसके अंदर आएगा, माध्यम, या फिर मैंने लिख लिया EM। ठीक है, और गुणा में क्या आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की दूरी कितनी है, यानी अपने पास ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, V इक्वल टू ई डी माइनस टी, प्लस में EM जो है वो किसका है, माध्यम का, और माध्यम के लिए क्या लिख सकते हैं, E बटे एप्सिलॉन है नोट। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो किसके बराबर लिखते हैं, E नोट बटे EM, जो अपने सिद्ध किया था पीछे वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे EM को क्या लिख सकता हूँ, E नोट बटे एप्सिलॉन आर, और आगे क्या है, गुणा में T। तो अगर V के लिए देखूं तो मैं E कॉमन ले सकता हूं, अगर E कॉमन हो तो ये क्या है, D माइनस टी। ठीक है, और प्लस में क्या है, T अपॉन में एप्सिलॉन है आर। ठीक है, अब अगर मुझे धारिता का वैल्यू चाहिए तो धारिता के लिए C को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन है V। तो Q को V से क्या कर दो, डिवाइड, तो Q अपॉन में V कितना वैल्यू अपने पास, E D माइनस टी, प्लस में T अपॉन एप्सिलॉन है आर। ठीक है, तो यहाँ पे E को अगर देखो तो E को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो कि अपने मान निकाला था। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ Q, ये आ सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन किधर जाएगा, ऊपर, और ये बच गया D माइनस टी प्लस T बटे एप्सिलॉन है आर।
ठीक है, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए। तो अगर इसको मैं देखूं तो अपने पास जो C है उसका वैल्यू बन गया अपने पास एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सिग्मा को लिख सकता हूँ Q बाई ए। तो ए किधर जाएगा, ऊपर, और नीचे कौन है, D माइनस टी, और प्लस में T अपॉन एप्सिलॉन है R। तो Q से Q कैंसिल आउट, तो जो C है उसका वैल्यू कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D माइनस टी प्लस T बटे एप्सिलॉन है R। तो उसके लिए आता है वैल्यू इतना। तो अगर इसको अच्छे से गौर करें तो ये आ सकता है D माइनस टी बटे 1। अब इसमें अपने गौर करें तो इसमें ये बात बोल सकते हैं भी ऊपर वाली टर्म तो देखो पीछे वाले की जैसी आ रही है एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन नीचे वाली टर्म चेंज हो रही है। नीचे वाले में वहां पे सिर्फ एक ही माध्यम था, इसलिए न्याया मोटाई बटे उसका पराविद्युता। यहाँ पे कितने है, एक हवा और एक माध्यम है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे कितनी टर्म आएगी, 2, और आएगी क्या क्या, मोटाई और बटे में उसका पराविद्युतांक। तो D माइनस टी मोटाई किसकी है, हवा की, और हवा के लिए पराविद्युतांक कितना होता है, 1, इसलिए D माइनस टी अपॉन 1 प्लस में दूसरा माध्यम कितनी मोटाई का, T का, जिसका पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R। इसलिए इसको लिख सकता हूँ T अपॉन एप्सिलॉन R। इसलिए अपने को जब भी इस टाइप का डेरिवेशन है तो उसके अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है भी वहां पे जितने माध्यम होंगे उतने ही कार्य होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे कोई भी माध्यम बदला जाए तो उसके अंदर बल का मान बदल जाएगा, क्योंकि वो माध्यम पे क्या करता है, निर्भर। और अगर बल का मान बदल गया तो बल का मान बदलते ही किया गया कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए उसको इस टाइप से अपने को क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टडी इस चैप्टर में जब जो पराविद्युत पदार्थ है वो अलग अलग मोटाई से भरा हुआ हो लेकिन प्लेट पूरी तरह से भरी हो, ठीक है, यानी उसमें एक नहीं है, बहुत सारे पराविद्युत पदार्थ है जिनकी मोटाई क्या है, अलग अलग, और उनको किसके मध्य भरा गया है, प्लेटों के मध्य में क्या किया है, भरा गया, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे बात करूं तो मैंने मान ली ये संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक है, जिनके मध्य कुल दूरी कितनी है, D, और इसमें अलग अलग मोटाई के पराविद्युत पदार्थ भर दिए, ठीक है। जैसे मान लो का ये तो आया एप्सिलॉन R1 का, इसके बाद कुछ दूरी के बाद आ गया एप्सिलॉन R2 का, उसके बाद हो सकता है उसके पास क्या है एप्सिलॉन R3 का, इस तरह एप्सिलॉन Rn तक भरे हुए, और इनकी मोटाई क्रम से मान लो T1 है, T2 है, T3 है, इस तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ पे जो पराविद्युत पदार्थ है वो बहुत सारे हैं जिनकी मोटाई है क्या है, अलग अलग, और वो उसमें पूरी तरह से भरे हुए, ठीक है। कुछ भाग में वायु है, कहीं पे जगह खाली है, जैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने कुल धारिता की मान निकालना है तो कुल धारिता के लिए वही वापस प्रोसेस अपने को क्या निकालना पड़ेगा, विभव। लेकिन अगर विभव देखूं तो अपने को ये कंफर्म है भी जैसे मैं माध्यम बदल देता हूँ कार्य का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, और अगर कार्य बदल दिया तो इसका मतलब विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे विभव का मान बदल जाएगा, इसलिए मैं V को अलग अलग लिख सकता हूँ। एक V किसका आएगा, हवा, क्योंकि हो सकता है कुछ भाग में हवा हो। दूसरे में क्या आ सकता है, 1 नंबर पराविद्युतांक का विभव, तीसरा किसका, 2 नंबर का, तीसरा लास्ट में किसका, N का, ठीक है भैया। नहीं विभव वो अलग अलग आ सकते हैं, निर्वाह वायु का अलग आ सकता है इस तरीके से, और इसको लिख क्या सकते हैं, आपने पता है E गुना क्या लिख सकते हैं, D, तो निर्वाह तक इसलिए E, लेकिन D क्या आनी चाहिए, उसकी दूरी, यहाँ पे वायु की दूरी कितनी है, टोटल दूरी है D, उसमें से अगर मैं पराविद्युत पदार्थों की मोटाई घटा दूं, ठीक है, तो वो कितना बचेगा अपने पास, वायु तो बचेगी, यानी T में से मैंने इन सब की मोटाई को जोड़ के क्या कर दिया, घटा दिया, तो जो बची हुई दूरी है वो सारी किसकी है, वायु की, इसलिए मैंने E को लिखा E गुना D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn तक। प्लस में अगर V1 देखूं तो ये क्या बनना चाहिए, ये किसका है, V1 माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या लिख सकता हूँ, E बटे में क्या आ सकता है, एप्सिलॉन है R, लेकिन कितने नंबर का, 1 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे माध्यम है, और गुणा में मोटाई कितनी इसकी सिर्फ T1। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो आगे वाले को क्या लिख सकता हूँ, E बटे एप्सिलॉन R2, और गुणा क्या आ सकता है, T2 भी उसकी मोटाई, और प्लस में इसी तरह E बटे एप्सिलॉन R3 इंटू T3 अप टू कहां तक आ सकते हैं, E बटे में एप्सिलॉन Rn गुणा में कितना आ सकता है, T, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन सबको देखो तो मैं E कॉमन आ सकता है, तो V के लिए मैंने E को क्या लिया, कॉमन, और E को क्या लिख सकते हैं अपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो E है उसको लिखूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा किस में लिख सकता हूँ, Q बटे A, तो E की जगह तो आ गया ये, बाकी जो है वो सेम टू सेम, यानी पहले होता है D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn तक, प्लस में क्या आया, ये आ सकता है T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस में
T2 बटे एप्सिलॉन आर 2 अप टू Tn बटे एप्सिलॉन आर एन। ठीक है, अलग अलग मोटाई के लिए अलग अलग आ सकती है चीजें। तो अगर ई वी सी के लिए बात करूं, सी बटे क्यू बटे क्या रहेगा वी, तो अगर मैं वी का वैल्यू रखूं क्यू बटे वी का वैल्यू जो है अपने पास क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट और आगे जो भी है डी माइनस या T1 प्लस T2 अब कहां तक है Tn तक और प्लस में T1 बटे एप्सिलॉन आर 1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन आर 2 अप टू Tn बटे एप्सिलॉन आर एन। तो यहाँ पे देखो तो Q से Q तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn प्लस में T1 बटे एप्सिलॉन आर 1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन आर 2 अप टू Tn बटे एप्सिलॉन आर एन। तो अगर इसकी भी अपने पीछे वाले से तुलना करें तो गौर कर सकते हैं 20 के नीचे क्या लिख सकता हूँ 1, तो वही चीज है डी में से सारी मोटाई घटाई तो वायु बची, वायु बटे उसका परावर्तक, ऊपर एप्सिलॉन नॉट सेम है। T1 मोटाई थी, नीचे उसका परावर्तक एप्सिलॉन आर 1, T2 मोटाई थी, T2 के नीचे उसके परावर्तक एप्सिलॉन आर 2। इसी तरह अगर अप टू आगे जाए Tn तक, तो Tn की कितनी थी Tn बटे एप्सिलॉन आर एन। इस टाइप से जब भी अपने पास आंशिक रूप से पूर्णतः मोटाई या कितना भी भरा हुआ है उसके लिए ऊपर वाली टर्म तो रहती है सेम, जिसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, और उसके जो नीचे वाली टर्म्स है उसके अंदर ऊपर तो उसकी मोटाई और नीचे उसका परावर्तक। जैसे वायु है तो वायु कितनी दूरी में है और बटे में वायु का परावर्तक है कितना ए। ऊपर जैसे T1 है तो T1 की जिस पदार्थ की मोटाई है वो ऊपर और उसके भाग में क्या आएगा उस पदार्थ का परावर्तक, जिसके आधार पर अपने ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अपना नेक्स्ट हेडिंग है गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, अभी कोई गोलीय संधारित्र जैसे अब तक अपने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र, जिसके आगे अपने बात और ज्यादा करनी है, लेकिन उससे पहले एक हेडिंग है जैसे गोलीय संधारित्र की धारिता। आपने एक धारिता का मान निकाल लिया था गोलीय चालक का, जिसका मान आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन अगर अपने किसी संधारित्र का निर्माण करें, संधारित्र का निर्माण मतलब यह है कि एक प्लेट के बाद दूसरी प्लेट लाके उसका विभव घटा के उसकी धारिता को क्या करते हैं अपने बढ़ा दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उसके आधार पे अपने को ये बात करनी है कि गोलीय संधारित्र बनाना। ठीक है, यानी एक गोला तो उसके ऊपर एक दूसरा गोला और लेंगे, जिस तरह अपने एक प्लेट के बाद दूसरी प्लेट ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गोलीय संधारित्र की धारिता अगर बनाऊं, मेरे पास ये कोई सा भी गोला ए है, ठीक है, जिससे मेरे को संधारित्र का निर्माण करना है। जैसे ये मान लो का त्रिज्या क्या है R1। ठीक, अब मुझे संधारित्र के निर्माण के लिए अपने को ये पता है इस पे क्या है, मान लो माइनस या प्लस जो भी है, जैसे मैंने मान लिया इस पे क्या है माइनस क्यू, तो मुझे अगर इसका संधारित्र का निर्माण करना है तो उसके समांतर एक दूसरे लेके आते। तो यहाँ पे गोलीय संधारित्र के निर्माण के लिए समांतर आने के बजाय इसके ऊपर एक दूसरा गोला और रख देते हैं खोखला, जिसकी त्रिज्या इससे क्या हो थोड़ी ज्यादा हो, जिसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली R2 है, और यहाँ पे जो है वो R2 बड़ा है किससे R1 से। और समान प्लेट संधारित्र के अंदर अपने एक बात ये भी की, इसके कारण क्या कौन सी प्रक्रिया होती है प्रेरण की, जिसके कारण अंदर वाली साइड तो क्या है प्लस और बाहर वाली साइड क्या आ गया माइनस। अब संधारित्र के अंदर जैसे अपने बात की थी कि जिस साइड विपरीत आवेश है उसको क्या कर दो हटा दो, लेकिन विपरीत आवेश कौन सा, ऐसा आवेश जो उसके विभव को क्या हो रहा हो बढ़ा रहा हो। अपने को वो आवेश रखना है जो विभव को घटाए, तो अंदर वाला विभव किसका है माइनस का। अगर मैं और ज्यादा करूं तो मुझे बाहर वाला विभव किसका चाहिए प्लस का, ताकि वो कम से कम मान हो उसका। ठीक है, तो इसलिए मुझे कौन सा आवेश रखना है माइनस प्लस वाला, इसलिए मैंने माइनस की साइड क्या कर दिया भूसंपत्ति, तो ये बार वाला हो गया गायब। ठीक है, तो अब अगर मुझे धारिता का मान निकालना है तो धारिता के लिए अपने को पता है भी विभव निकालना पड़ेगा। अब अपने पास मेन गोला कौन था ए, मैंने बार वाला गोला क्या मान लिया बी, तो मुझे ए का क्या निकालना पड़ेगा विभव, जिसके कारण उसकी क्या ज्ञात कर सकें धारिता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे विभव के मान की बात करूं तो विभव ए पर एक तो खुद का आएगा क्योंकि खुद पे आवेश है, दूसरा विभव आएगा बाहर वाले का, क्योंकि ये जो ए गोला है वो किधर स्थित है उसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं ए पर कुल विभव की, अगर ए पर कुल विभव देखूं तो कितने विभव आएंगे दो आएंगे, एक तो किसका ए का स्वयं का,
और दूसरा ए पर किसके कारण है, बी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विभव की बात करूं तो ए क्या है, गोला है, और ये जो आवेश है वो कहां पे, उसकी सतह पे, तो क्या आएगा KQ/R1, लेकिन है किसका, माइनस का, तो इसलिए आगे निशान किसका आएगा, माइनस का। आगे अगर बात करूं बी के कारण, तो बी के कारण अगर विभव देखूं तो जो ए है वो बी के किधर है, अंदर है, और अपने को ये पता है भी चालक के अंदर, अगर चालक गोले के अंदर कोई बिंदु हो तो उस बिंदु पर विभव वही होता है जो कहां पे, उसकी सतह पर। विद्युत क्षेत्र का मान जरूर बदलता है लेकिन विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो प्लस में ये जो विभव है वो आएगा के क्यू, क्योंकि संधारित्र के ऊपर दोनों प्लेटों पे आवेश का मान क्या होता है, समान, के क्यू, और बट्टे में ये जो आएगा, जो आंतरिक बिंदु पे आएगा वो कहां पे होगा, उसकी सतह के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जो ए है वो बी के किधर है, अंदर, तो इसके ऊपर तिर जाएगी किसकी, R2 की, यानी ये जो विभव है वो बी की सतह का ही आएगा। क्यों, क्योंकि किसी चालक गोले के लिए जो विभव का मान लिखते हैं वो आंतरिक बिंदु और सतह के ऊपर क्या होता है, समान होता है, जितना मान सतह पे उतना किधर होता है, उसके आंतरिक बिंदु पर। तो KQ/R2, तो यहाँ पे अगर देखो तो KQ कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच गया -1/R1 और प्लस का 1/R2। तो इसको सोल्व कर लें अपने, तो ये लिख सकता हूं KQ, अगर इसका एलसीएम ले तो R1 R2, तो ये बनेगा माइनस का R2 और प्लस का R1। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आया KQ R1 माइनस है R2 और बटे में R1 है R। ठीक, ये क्या है, यानी उस आधार पे V का वैल्यू अपने पास ये प्राप्त हुआ। लेकिन अब अगर मैं बाहर वाले गोले की बात करूं B की, तो उस B गोले पर बाहर से मैंने क्या किया, भू संपर्कित, और बाहर अगर मैंने भू संपर्कित कर दिया है, इसका मतलब बाहर वाले का जो आवेश कितना हो गया, 0। ठीक है, तो अगर मैं आंतरिक आवेश की बात करूं तो आंतरिक आवेश के कारण विभव तो मैंने किस पे लिख लिया, ए पर, लेकिन अगर बाह्य आवेश की बात करूं तो बाह्य आवेश के कारण विभव का वैल्यू कितना है, 0। तो इसलिए अगर मैं एपी के मध्य के विभवांतर की बात करूं, यानी संधारित्र के एक साथ कुल विभव कितना आएगा, क्योंकि जो आंतरिक सतह है उसका विभव तो मैंने इसके ऊपर ले आया, तो कौन सी सतह बची, बाहर वाली, और बाहर वाली का विभव कितना, 0। तो यहाँ पे अगर मैं अंतर की बात करूं तो पहले का विभव कितना, 0, और दूसरे का मान लो कितना आया था अपने पास से V, क्योंकि बाहर वाले पे कोई आवेश है नहीं, तो बाहर वाले का विभव तो कितना हो गया, 0। लेकिन आंतरिक बिंदु पे अगर देखूं तो आंतरिक बिंदु पे जो विभव थे आंतरिक बिंदुओं पे, वो अपने ए के अनुसार निकाल लिए। ठीक है, तो ये तो अंदर वाला सारा विभव आ गया, जिसमें ए का विभव भी आ गया और बी के अंदर वाले आवेश का भी आ गया। ठीक है, तो बाहर वाले पे कितना है, 0। तो अगर दोनों के मध्य का विभवांतर लिखो, यानी कुल विभव के अनुसार बात करूं तो ये भी होना चाहिए 0 माइनस है V, यानी ये बन गया 0 में से आगे इसके निशान किसका आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस का KQ R1 माइनस R2 और बटे में R1 है R2। ठीक है, तो ये माइनस अगर अंदर लेके रहेंगे, ये बन गया अपने पास KQ गुणा में R2 माइनस R1 और बटे में R1 है R। ठीक है, तो इनका वैल्यू रख दो। तो अगर दायिता की बात करें तो दायिता Q बटे V, तो Q बटे V की जगह क्या आ सकता है, KQ R2 माइनस R1 और बटे में R1 है R2। Q से Q कट गया तो K को ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बच गया R1 R2 और बटे में K को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन R2 माइनस है R1, तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, ये बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और बटे में R2 माइनस है R1। इसलिए गोलीय संधारित्र की धारिता आपने ये लिखते हैं। और अगर यहाँ पे माध्यम हो तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ सकता है, एप्सिलॉन, तो CM को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन है R, ये आ सकता है R1 R2 और बटे में R2 माइनस है R1, जो कि इसकी संधारिता होती है गोलीय संधारित्र की।